हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट शो की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। सो आई होप 10 मिनट शो की वीडियो आप लोग रेगुलरली देख रहे हो, अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी कर रहे हो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट की वीडियोस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आप सभी तक पहुंचती रहे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा, समझा और उसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो कि रेगुलरली आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री, जहां से आमतौर पर ठीक है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसा कभी मैंने नहीं देखा किसी एग्जाम में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस ना आए हो। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग जब भी वीडियो को देखते हो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपने क्वेश्चंस का आंसर बताया करो। प्लस आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा ऑन स्टूडेंट डिमांड चलती हूँ, यानी कि अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, मुझसे पढ़ने का मन है, तो मुझे जरूर बताया करो ताकि वो मैं आप लोगों को करा सकूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को डिस्कस करने से पहले मैटर के बारे में 2-3 चीजें जानते हैं, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए। पदार्थ हर वो चीज है जिसका द्रव्यमान है और जो जगह घेरता है। मैटर हर वो चीज है जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप और मैं भी एक मैटर है, क्योंकि हमारा भी मास है और हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये मेरी पानी की बोतल भी एक मैटर है, क्योंकि इसका भी मास है और अगर मैं इसको टेबल पे रखूं तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, अपने हाथ में रखूं तो ये जगह घेरेगा। तो याद में रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने प्रकार के हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स? जल्दी से बताओ कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज प्लाज्मा। तो ध्यान में रखिएगा, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारी, जिनमें से पहली है सॉलिड स्टेट, फिर आपकी द्रव्य अवस्था है, फिर आपकी गैसीय अवस्था है, आपकी 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है और लास्ट 5th स्टेट ऑफ मैटर है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये ध्यान में रखिएगा। अगर मैं प्लाज्मा के बारे में बात करूं तो प्लाज्मा बेसिकली गैसीय अवस्था ही होती है, जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो याद में रखना, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल दैट साइंटिस्ट हैव नेम्ड। तो इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ पदार्थों का बना होता है, ठीक है। साइंटिस्ट ने उस चीज का नाम मैटर दिया है, गाइस, पदार्थ दिया है। बी इस प्रश्न का सही जवाब है, याद रखना। और मैटर 5 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बातें ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म व्हाट? डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपकी जो एटॉमिक थ्योरी है वो जॉन डाल्टन द्वारा दी गई। ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है कि आपका जो परमाणु सिद्धांत है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? जॉन डाल्टन ने। इन्होंने क्या कहा कि एटम्स कंबाइन करते हैं होल नंबर की रेशियो में और यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। डी इस प्रश्न का सही जवाब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय? कैथोड किरणों का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कम ऑन बताइए। और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से कौन सी चीज की इन्वेंशन हुई थी, आपको यह भी बताना है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम जे थॉमसन द्वारा करा गया था और इन्होंने इससे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, ये याद में रखिएगा। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, जिन्हें एटॉमिक थ्योरी के साइंटिस्ट जनक कहा जाता है, तो जॉन डाल्टन कहा करते थे कि एटम जो है वो सबसे छोटी चीज है। यानी कि अगर हम किसी भी मैटर की बात करें तो मैटर के अंदर जो सबसे छोटी चीज प्रेजेंट होती है वो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं। लेकिन जे थॉमसन ने जब ये डिस्कवर किया कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हुई। इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, तो जे थॉमसन, याद में रखिएगा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम डज नॉट डिस्क्राइब द? परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल ने किस चीज का वर्णन नहीं किया? चार्ज क्या है एक एटम के ऊपर, वो समझा नहीं पाए। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, कभी भी केंद्रक के बारे में नहीं बता पाए। स्टेबिलिटी क्या है किसी भी परमाणु की, या फिर आपके परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जल्दी से बताइए। साइंटिस्ट रदरफोर्ड क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? गाइस, रदरफोर्ड ने किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा किया गया। इन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया। इन्होंने क्या देखा कि आपके अल्फा पार्टिकल सेम ही स्पीड में एटम में से निकल गए। तो इन्हें वहां से पता चला कि एटम जो होता है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है। जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, वो सारे केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन्स का काम सिर्फ और सिर्फ आर पार एटम के चक्कर लगाना है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो एक एटम की, एक परमाणु की स्थिरता, स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड ने, ठीक है, डिस्कस नहीं किया, नहीं बताया, क्योंकि रदरफोर्ड कहते थे कि इलेक्ट्रॉन एटम के आर पर चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन एटम के आर पर चक्कर लगाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अपनी एनर्जी लूज करेगा। अगर अपनी एनर्जी लूज करेगा तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में आगे ही टकरा जाएगा, बूम, ब्लास्ट हो जाएगा। जब न्यूक्लियस ही नहीं रहा, एक एटम की एग्जिस्टेंस ही नहीं रही, तो मैटर कैसे बना? अगर ये डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ हम लोग देखते हैं तो ये कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर एटम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एटम की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठ गया, तो मैटर कैसे बनता है? ये बात रदरफोर्ड नहीं समझा पाए, तो स्टेबिलिटी एक एटम की रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ एंड दिस शोज दैट। जल्दी से बताओ, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, और इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज अ वेरी लिटिल स्पेस, कि जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्रोटॉन है, बहुत कम जगह के ऊपर प्रेजेंट होता है एटम में, बाकी आपका परमाणु खाली होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो केंद्रक के आर पार चक्कर लगा रहे होते हैं। ये बातें ध्यान में रखिएगा। What is the maximum number of electrons that the third orbit or M shell can have? जल्दी से बताओ, आपके जो एम शेल होते हैं यानी कि थर्ड ऑर्बिट होता है, उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 32, 8, 18 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ये आपको बताना है। ये आपके न्यूक्लियस के पास जो पहला शेल होता है, इसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका है एल शेल। उसके के शेल, के के बाद है एल, फिर है आपका एम, ठीक है। जो आपका थर्ड शेल है वो एम शेल है, जिसमें एन की वैल्यू कितनी है? 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो आपका 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम शेल के अंदर 18 रह सकते हैं। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए, ध्यान से इस फॉर्मूले को याद रखना कि आपको अगर कैलकुलेट करना हो एक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दैट इज 2n स्क्वायर। Which of the following statement is not correct regarding Rutherford's nuclear model of an atom? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से सोचो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। ऐसा नहीं हो सकता यार, एटम का साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस तो एटम के अंदर है, तो न्यूक्लियस का साइज तो स्मॉल होगा ना एज कंपेयर टू आपके एटम के साइज का, है ना। तो आपसे इनकरेक्ट ही पूछी थी, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो रॉन्ग है। ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम व्हाट डज एन सिग्निफाइज इन द फॉर्मूला 2n स्क्वायर? 2n स्क्वायर के फॉर्मूले में n का मतलब क्या है? n क्या सिग्निफाई करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है, नंबर ऑफ गिवन शेल न्यूक्लियस के अंदर कितने वो बताता है, या फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। बताइए गाइस, ये जो n है ये क्या बताता है इस फॉर्मूले में? ये हम लोगों को बताता है कितने शेल प्रेजेंट हैं आपके, याद में रखना, नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से कौन से शेल पे इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 या फिर n इज इक्वल टू 4, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड्स मोर देन n इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज इक्वल टू। आपका जो पहला कोश होता है वो n से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकता। अगर मैंने अभी जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया वो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, आपके दिमाग के अंदर फिट हो गया, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। जल्दी से बताओ, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, ठीक है, जो पहला शेल होता है न्यूक्लियस के पास, उसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 1। फॉर्मूला है 2 इंटू एन का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आपके होल्ड कर सकता है, याद में रखना, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड नील बोहर प्रपोज अ थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी दैट शोज फिजिकल क्वांटिटीज टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज? तो जल्दी से बताओ गाइस, नील बोहर ने ये बताया था, तो नील बोहर ने बेसिकली आपको न्यूक्लियस का जो आपका एटम का जो स्ट्रक्चर है ना वो दिया। उन्होंने बोला कि रदरफोर्ड कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आर पार घूमते हैं और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन तो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और केंद्रक में टकरा जाएंगे। कहते ऐसा नहीं होता, हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेल में घूमता है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, सबकी अपनी ऑर्बिट है। जैसे मान लो आपके पास सन है, सूरज के आर पार सारे के सारे ग्रह परिक्रमा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, और वो अपने अपने कक्ष में चक्कर लगाते हैं, कोई किसी के साथ टकराता थोड़ी ना।
ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल में घूमेंगे, अगर एनर्जी गेन करेंगे तो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, अगर एनर्जी लूज करेंगे तो लोअर एनर्जी लेवल पर वापस आ जाएंगे, लेकिन इसमें कोई टक्करबाजी नहीं होगी। ये कौन से साल में किया गया था? 1913 के अंदर किया गया था। और याद रखना पीरियोडिक टेबल भी हेनरी मोजले ने 1913 में बनाया था, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, व्हाट डज इट मीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज अ पॉजिटिव चार्ज? जब किसी भी वस्तु के ऊपर एक धनात्मक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग मुझे वीडियो के नीचे होमवर्क सेक्शन के अंदर दोगे। ये है आपका होमवर्क। मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो गाइस ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए। ठीक है, 10 मिनट शो की वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10 मिनट में हम मस्त तरीके से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। सो बाय, टेक केयर। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।